हेलो बच्चों, क्रैश कोर्स 2021 में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरा दूसरा क्लास है। परमेय अपरमेय से संबंधित 4 प्रश्न हम लिखे हैं। निश्चित रूप से परीक्षा में इसमें से ही पूछेगा। 4 प्रश्न लिखे हैं। √3, 2√3, 1/√2 और 3+2√5। परिमेय नहीं है या अपरिमेय है, दोनों एक ही चीज है। तो बारी बारी से इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए पहले हम लोग करते हैं √3 का। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब भी इसको हम सिद्ध करते हैं तो इसको उल्टा मान के हम चलते हैं। अपरिमेय कहेगा तो हम परिमेय मान के चलेंगे, परिमेय नहीं कहेगा तो हम परिमेय मान के चलेंगे कहेंगे। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर p/q, जहां p एवं q पूर्णांक के साथ सहअभाज्य संख्या है। अब एक नया शब्द आ गया यहाँ पे, सहअभाज्य। इसका डिफिनेशन होता है कि ऐसी दो संख्या जिसका मासा 1 हो। एक भी आप कह सकते हैं या यह भी कह सकते हैं कि वह दो संख्या जो एक के अलावा किसी दूसरे से विभाजित न हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। साथ में q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के 0। अब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया। अब इसको समझिए, √3 के वर्ग का मतलब है कि 2 बार गुना, √3 × √3। तो √3 × √3 में जब हम गुना करेंगे तो √9 होगा और √9 का वर्गमूल 3 होगा। एक तो तरीका ही है समझने का। दूसरा तरीका है कि अगर किसी अंक पे वर्ग और वर्गमूल दोनों होता है तो वह हट जाता है, केवल अंक उतर जाता है। और इधर p का वर्ग p हो गया, q का वर्ग q स्क्वायर। अब ये भाग है, इसको हम इधर लाएंगे। भाग जब इधर आएगा तो ये गुणा में बदल जाता है। अब 3 में q स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3q स्क्वायर हो गया। इधर बचा p स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 3 जो यहाँ गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 3p स्क्वायर को विभाजित करता है। बटा में आएगा तो इसका मतलब विभाजित करता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह p को भी विभाजित करेगा। जो संख्या अपने वर्ग को विभाजित करता है, इसका अर्थ होता है कि वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। चलिए फिर और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने लिखा है p बराबर 3m माना, यहाँ a भी पूर्णांक है। इधर जो अचर संख्या होगा p बराबर आपको उसी को मानना है। 2 होगा तो 2m लिखेंगे, 3 होगा तो 3m लिखेंगे, 4 होगा तो 4m लिखेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो p बराबर हमने 3 माना, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब m का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं। इसमें यह उतार दिए 10। अब इसको का p की जगह पर हम 3m लिख दिए, तो 3m का वर्ग हो गया। अभी फिर इसको उतार दिए, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये m स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 3 से इस 9 को हम घटा दिए, 3 का 9। अब देखिए ये 3 जो है m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, गुना है। तो जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखे हैं कि यहाँ 3 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि 3q को भी विभाजित करेगा। अब सहअभाज्य की परिभाषा से यह विरोधाभास है, क्योंकि p और q में एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि p और q में 3 जो है एक फैक्टर आ गया। इसका मतलब है कि यह विरोधाभास है, अतः हमारा माना गया कथन गलत है। इसीलिए √3 परिमेय संख्या नहीं। अब फिर हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध करेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। उसी प्रकार
हम यह मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 जब भी हम परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, उसको हम लिखते हैं, जहां p एवं q पूर्णांक के साथ सहभाज्य संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0। सहभाज्य का मतलब फिर वही हुआ कि दो संख्या एक से अधिक उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब फिर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो 2√3 का वर्ग और यहाँ पर p/q का वर्ग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो बारी बारी से करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, और इस पर का वर्ग और वर्गमूल दोनों क्या होगा, हट जाएगा और केवल अंक उतर जाएगा, और इधर p² बटा q² हो जाएगा। फिर यहाँ q² भागा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 12q² हो गया, और इधर बचा केवल p²। अब 12 गुणा है, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 12 जो है p² को विभाजित करता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि 12 वह p को भी विभाजित करेगा, यानी 12 जो है p को भी विभाजित करेगा। अब फिर p का, अब हम यहाँ फिर p बराबर 12 m मान लेंगे। इधर जो डिजिट है, अंक है, उसी को हम m के साथ मानते हैं। 12 m मान लेंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब m का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा ये है, 12q² बराबर, अब p के जगह पर यहाँ 12m रख दिए और 12m का वर्ग कर दिए। फिर इसको हम जेब कते उतार दिए, और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा, और m का वर्ग m² हो जाएगा। अब इस 12 से 144 कट जाएगा 12 मार्क में, बराबर है 44 से। अब 12 जो है m² के साथ गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 12 जो है q² को विभाजित करता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि 12 q को भी विभाजित करेगा। अब यह सहभाज्य की परिभाषा से विरोधाभास है, यानी गलत है। इसका अर्थ हुआ कि हम जो माने हैं वो गलत है, इसीलिए 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, चलिए एक तीसरा सवाल है, सिद्ध करना है कि 1/√2 परिमेय नहीं है। उसी प्रकार इसको हम मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ हमने लिख दिया है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब भी हम परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख देते हैं, और जहाँ p और q पूर्णांक के साथ सहभाज्य है, अब q नॉट इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ दोनों तरफ वर्ग करेंगे। उसी प्रकार दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया। अब यहाँ देखिए, अलग अलग हम वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग 1, और इस √2 पर वर्ग है तो इसका वर्ग दोनों हट जाएगा, और केवल 2 जो है उतर जाएगा। फिर p का वर्ग p² और q का वर्ग q²। अब बीच में चूंकि बराबर का चिन्ह है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो 2 में p² में गुना हुआ तो 2p² हो गया, और q² में 1 से गुना हुआ तो q² हुआ। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 2 q² को विभाजित करता है। इसका अर्थ यह भी है कि वह q को भी विभाजित करेगा। और फिर इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और फिर q बराबर हम 2m मान लेते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है, और इस मान को समीकरण 1 में हम रख देंगे। m का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 2p² बराबर q² है, अब q के जगह पर हम 2m रख दिए, चूंकि यहाँ माने हैं, और इसका वर्ग कर दिए। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और m का वर्ग करेंगे तो m² हो जाएगा। फिर 2 से 2 कट 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अभी 2 जो है m² के साथ मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा। तो फिर यहाँ हम लिखे हैं कि 2 p² को विभाजित करता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि 2p को भी विभाजित करेगा, जो कि सहभाज्य की परिभाषा से विरोधाभास है, गलत है।
एक से अधिक फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं। परिमेय अपरिमेय पर का लास्ट सवाल हम देख रहे हैं। यहाँ हमको सिद्ध करता है कि 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। उसी प्रकार हम यह मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। जब भी हम परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको p/q के रूप में लिख देंगे। और यहाँ जहाँ p एवं q पूर्णांक के साथ सवाभाज्य संख्या भी है और q ≠ 0। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, अब 2 को हम a मान लेंगे और 3√5 को हम b मान लेंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया a + b के होल स्क्वायर, जो कि आप लोग भली भांति जानते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, तो a की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए प्लस 2ab। तो 2 तो सूत्र में होता है, a के जगह पर 2 रख दिए और b के जगह पर 3√5 रख दिए प्लस ba स्क्वायर, तो b की जगह पर 3√5 का होल स्क्वायर। और इधर p का वर्ग होगा तो p स्क्वायर, q का वर्ग होगा तो q स्क्वायर। अब फिर यहाँ ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ये देखिए ये तीनों परिमेय संख्या है, इस तीनों में हम गुणा कर देंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और इस √5 को हम नीचे करते उतार देंगे। इधर 3 का वर्ग हुआ 9 और इस संख्या पर वर्ग और वर्गमूल दोनों है, इसलिए उतर जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। और इधर इसको हम जब करते उतार दिए। अब इधर बच्चे क्या हुआ 45। अब इसको हम यहाँ रख दिए। अब 45 से 4 मिलकर 49 हुआ और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब बराबर उस पार्टी जाता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है। तो ये 49 जो है इधर आकर माइनस हो गया। अब हम देख रहे हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहाँ LHS हमारा अपरिमेय हो गया। और PQ चूंकि परिमेय हम माने हैं तो परिमेय के वर्ग में से परिमेय संख्या भी है p/q के रूप में, तो 2 परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो RHS हमारा परिमेय संख्या हो गया। इसका अर्थ हुआ कि LHS RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि जो हम माने थे वह गलत है, हमारा माना गया कथन गलत है। इसीलिए 2 + 3√5 परिमेय संख्या नहीं हो गया। अब हम शांत और अशांत के बारे में पढ़ेंगे। शांत एवं अशांत का निर्धारण हम 2 विधि से करते हैं, जिसमें पहला विधि है भाग विधि और दूसरा विधि है गुणनखंड विधि। तो पहले हम भाग विधि को जानते हैं। इस विधि में हम हर से अंश में भाग देते हैं। अगर शेषफल 0 आता है तो वह शांत होगा, लेकिन शेषफल 0 नहीं आएगा तो वह अशांत होगा। इसका यही नियम है। जैसे 5/2, अब नीचे वाले को हर कहते हैं और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो 2 से भाग हमने 5 में दिया, 2 × 2 = 4, 1 शेष बचा। अब 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो इसका नियम है कि भागफल में हम दशमलव बैठाकर यहाँ 1 0 हम बढ़ा देंगे और फिर मेरा 2 से 10 कट गया 5 बार में। अब यहाँ शेषफल जो है, चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए यह शांत होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 3/4। अब 4 में 3 से हम भाग देंगे तो 4 में 3 से भाग न लगेगा, इसलिए सबसे पहले हम भागफल में दशमलव लेंगे और दशमलव लेने के बाद 1 0 हम यहाँ बैठा देंगे। इसका नियम है। अब 4 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो 28 में आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब भाग के नियम के अनुसार एक बार जब दशमलव हम ले लेते हैं तो 1 0 हमको जितना बार जोड़ पड़ेगा हम ले लेंगे। तो 1 0 हम फिर यहाँ ले लिए और 4 का पहाड़ा फिर हम 5 बार पढ़े तो मेरा किस्सा गया, कट गया। यहाँ भी शेषफल 0 है, इसलिए यह भी शांत होगा।
एक और एग्जाम्पल हमने लिया 1/3। अब 3 से हम 1 में भाग देंगे तो भाग देने के बाद मेरा 0.33 भागफल है। इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। इसी तरह हम भाग देते जाएंगे, इसका शेषफल बचते जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ई जो है अशांत। चलिए अब हम दूसरी विधि पर चलते हैं। गुणनखंड विधि से शांत अशांत कैसे हम जानेंगे। यदि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का होगा तो यह शांत होगा, लेकिन हर का खंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा तो वह अशांत होगा। ई गुणनखंड विधि से शांत अशांत जानने का तरीका है। चलिए अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे 3/20 तो हम 20 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। 20 का आभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं 4 गुना 5, 10 गुना 2, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर 4 को हमने तोड़ा 2 गुना 2 एंड 2 5। अब 2 चूंकि 2 बार गुना है इसलिए 2 के पावर 2 हो जाएगा और 5 एक बार है इसलिए 5 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर का खंड जो है 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है 2/25। अब 25 का आभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 25 को हम लिख देंगे 5 गुना 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 के पावर n तो आ गया लेकिन 2 के पावर m नहीं आया है। तो ऐसा स्थिति जब आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों के खंड में से एक ही खंड आएगा तो एक को हम पावर में शून्य बैठा देंगे। क्योंकि कोई भी चर या अचर का पावर जब शून्य होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है और 1 से फिर इसमें गुना का लिमिट नहीं आ जाएगा। तो हम लिख दिए हैं यहाँ अपने मन से 2 के पावर 0, चूंकि इस फार्मूला पर लाने के लिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हर का खंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का हो गया मैंने है, इसलिए यह भी शांत होगा। तीसरा एग्जाम्पल चलिए हम लेते हैं 1/15। 15 का हम खंड करेंगे, हमेशा हम हर का खंड करते हैं। अब 15 का खंड 3 गुना 5 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर का खंड 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत होगा। तो यही शांत अशांत समझने का सबसे आसान तरीका है।